बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रमज़ानुल मुबारक है और हम आपके साथ हैं एज यूजुअल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि रमज़ान के पूरे महीने 4 से 6 बजे आपका हमारा साथ रहेगा और ये वो वक्त होता है जब सबको रोज़ा भी लग रहा होता है और तैयारियां भी हो रही होती हैं। तो ऐसे वक्त में हमने सोचा कि हम आपके लिए इस टाइम पर इसलिए भी शो करें ताकि आपको बहुत सारी मालूमात, इंफॉर्मेशन और दिन भर की अपडेट्स आपको बताएं। तो इसी के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आज का आपका रोज़ा अब तक का बहुत अच्छा गुजरा होगा। जो रिमेनिंग रह गया है और जो रिमेनिंग रह गए हैं वो भी अच्छे से गुजरेंगे। आज बहुत सारी स्टोरीज है आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत कुछ है, महंगाई से रिलेटेड भी और दीगर चीज़ों से रिलेटेड भी। लेकिन उससे पहले आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शो का आगाज हम इसी वाक़े से करना चाहेंगे। आज सुबह सवेरे शुमाली वज़ीरिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मीर अली में दहशतगर्दों की जानिब से फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। पाक फौज के जवानों ने वतन दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई और पाक फौज के 7 जवान शहीद हुए हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है और दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। इसके नतीजे में इमारत की छत गिर गई और धमाकों से और छत गिरने से 5 फौजी जवान शहीद हो गए, जिनमें हवलदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, राजा और सज्जाद शामिल हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। उसके दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गार्ड वकार हसन साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक फौज के 7 जवान, 7 सपूत आज वतन पे कुर्बान हो गए हैं। इस अफसोसनाक वाक़े पे दाई तौर पे क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो आई थिंक कंडोलेंस टू द फैमिलीज, इजहार ताज़ियत, बिकॉज ये जवान जो हैं, चाहे वो हमारे एनसीओज हैं, ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के काशिफ शहीद हुए हैं। सो एक तो डेफिनेटली वो किसी के वालिद थे, किसी के भाई थे या किसी के बेटे थे। दूसरा जो है, आई थिंक इसमें सबसे बड़ी बात जो रियलाइज करनी चाहिए कि जंग हो या अमन हो, पाकिस्तान आर्मी, लॉ एनफोर्समेंट ने हमेशा फ्रंट पे जाके लड़ा है और मुल्क कौम की हिफाजत की है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस को रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। बीच में एक गैप आया था, आप अगर देखें पिछले कुछ दिनों में जब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं तो टेररिज्म की जो वेव उसमें कमी आई थी। लेकिन अब इसको लिंक भी करना चाहिए। पिछले दिनों भारत के कुछ इंटेलिजेंस अफसरान का दौरा भी हुआ है काबुल का, जिसको बड़ा ओपन डिस्प्ले किया गया कि वहां से कोई इशारा था। बट एनीवेज आई थिंक इसमें इतनी बड़ी कुर्बानी है और उसमें जवान और ऑफिसर फ्रंट पे लड़ते शहीद हुए हैं। डेफिनेटली कर्नल साहब जो है लीड कर रहे थे आगे और साथ उनके जो कैप्टन साहब थे और उसके बाद हमारे एनसीओज हैं और उसमें दहशतगर्द भी जन्नत वासिल हुए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन इसमें एक डिटर्मिनेशन भी है कि इंशाल्लाह 2024 विल बी एंड ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। एक डिटर्मिनेशन है पाकिस्तान आर्मी का, मिलिट्री का और आई थिंक लॉ एनफोर्समेंट का। इंशाल्लाह इसको इंश्योर किया जाएगा। वकार साहब, एक चीज़ और बताइएगा, आपने खुद हवाला दिया कि एक बीच में एक फेज आया था जिसमें इस तरह के वाक़यात रुक गए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से, आपने खुद भी बताया कि अभी हालिया मीटिंग्स भी हुई हैं, ये जो दरअंदाजी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? अफगान हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? वो फेज जो था वो उस वक्त कैसे ये वाक़यात नहीं हो रहे थे, अब इनमें इजाफा क्यों हुआ? इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, लेकिन जो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रेटजी है वो तो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे मिलिट्री, वो बड़ी क्लियर है। लास्ट आई थिंक 1.5 ईयर से कि इस पे 0 टॉलरेंस है और आर्मी, बाकी लॉ एनफोर्समेंट और बाकी मिलिट्री पूरी लड़ेगी इसको, क्योंकि पाकिस्तान की बका का मामला है। जो अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट है, आई थिंक इस पे तो अभी यूएन में भी सवाल उठे हैं कि ये जो टेररिस्ट फैक्ट्री इसको बंद करें। आई डोंट नो इसमें अफगानिस्तान टेररिज्म को लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करके क्या हासिल करना है। बेसिकली इट्स अ लॉस टू बोथ कंट्रीज। अभी जो अगर आप देखें, पाकिस्तान के पास 7-8 लीवरेजेस हैं जिसमें डिप्लोमेटिक है। अफगानिस्तान की पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस तालिबान के आने के बाद इस्लामाबाद में हुई। इनका पूरा डिप्लोमेटिक केस पाकिस्तान ने लड़ा है। बाय एंड लार्ज काफी सारा काम इस्लामाबाद से होता है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है दुनिया के साथ। चल, थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये अफसोसनाक खबर हमने आपके साथ शेयर की और
भारत की अफगानिस्तान के जरिए दरअंदाजी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं जी। एक और अहम डेवलपमेंट है। 10 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हत्या इज्जत केस का फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ दायर किया गया दावा खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज हसीना सकलैन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। हुसैन अहमद चौधरी से मजीद बात करते हैं। जी हुसैन, बताइए। जी देखिए, ये 2013 में इंतखाबी धांधली इल्जामात था। जनवरी 2015 में इफ्तिखार चौधरी की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ दावा दायर किया गया था और इज्जत दावे में कहा गया था कि बानी पीटीआई ने असलिया के खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात जो है वो लगाए थे और गुचाड़ की गई थी। अदालत ने कहा है कि दावे के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में बानी पीटीआई ने तौहीन अनेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि इज्जत का जो दावा है वो 6 माह 24 दिन बाद 20 जनवरी 2015 को दायर हुआ। 2002 के कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना जरूरी होता है और अदालत ने 10 साल बाद इफ्तिखार चौधरी का जो दावा था बानी पीटीआई के खिलाफ वो खारिज कर दिया है और ये दावा 20 अरब रुपए हर्जाने का था और अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ जो दावा था वो खारिज कर दिया है। जी ठीक है हुसैन अहमद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही आपको एक और अपडेट से आगाह कर दें, रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर की आईएमएफ को यकीन दहानियां। जराए ये बता रहे हैं कि प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए भी मामला तय किए जाएंगे। तो शुएब निजामी इसकी डिटेल हमें मजीद बताएंगे। बताइए शुएब। जी शुएब। इसमें जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस के हवाले से आज बातचीत हुई है और ये बताया गया है कि रियल एस्टेट से जो टैक्स है उसको टैक्स नेट में लाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो प्लान डिस्कस हुए। ये भी बताया गया है कि जितने भी रियल एस्टेट से नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी, साथ साथ जो फाइलर्स हैं उनको सहूलत दी। इसी तरह जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में जो है वो भी आसानियाँ की जाएंगी और ताकि जो रियल एस्टेट से जो टैक्स एविजन है उसको जो है वो किसी हद तक कम किया जा सके और जो यहाँ से टैक्स की आमदन है उसको बढ़ाया जा सके। जी ठीक है शुएब निजामी, थैंक यू सो मच। तो मामला जी अब डिस्कस हो ही रहे हैं मुआशी तौर पर भी कि अब जब आईएमएफ को जो यकीन दहानियां कराई गई थी उन पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बड़ी डिमांड थी वैसे आईएमएफ। जी हाँ, तो अगर आपने डिमांड्स की बात की तो एक और भी बता देते हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये कि 3 अरब डॉलर्स का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट पैकेज है वो 18 मार्च को मुकम्मल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को ऐसे में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने आईएमएफ मिशन को अब ये जो डिमांड्स की बात की थी ना, अब आप सुन लें। बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे और कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। यानी कि बिजली मजीद महंगी होने जा रही है और बिजली के बिल भी जाहिर है कैसे आएंगे ये सबको अंदाजा है। जबकि रिकवरी का जो मामला है वो माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट उसकी मद में किया जाएगा। तो अब जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का मामला है उसके लिए मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की और BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई गई है। मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए पाकिस्तान जरूरी इस्लाहात जारी रखने पर पाकिस्तान की जानिब से जी कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस पर पाकिस्तान पर जोर भी दिया जा रहा है। तो IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा भी है। जो हमने देखा स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है उसकी कड़ी शर्त यही थी कि आपने ये तमाम तर मामला जी खासतौर पर जो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है उस पर बड़ा फोकस था डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने। एब्सोल्युटली। अब सारे मामला ही यही हैं कि जो कर्ज मिला है उसको लौटाएंगे कैसे। तो वो फिलहाल तो यही लग रहा है कि ज़्यादातर जो टैक्स महसूलात हैं और वो तमाम सेक्टर्स जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जिनमें एग्रीकल्चर है, जिनमें रियल एस्टेट है, तो उनको अब लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देख भी रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि अब जी जो टैक्स कलेक्शन है उसकी भी टैगिंग निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। तो और साथ में डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा सदफ ये बात इतनी हैरानकुन है कि हमारे पास इतने बड़े सेक्टर की डिजिटलाइजेशन तो दूर की बात, डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर नहीं है। टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। बिल्कुल। और अब तो हम जिस एरा में रह रहे हैं वहां तो हर चीज डिजिटलाइज है और हर चीज उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी मौजूद होती है। चले जीते हैं इस पर हुकूमत वक्त मजीद क्या एक्शन लेती है, क्या काम होता है। लेकिन आपका हमारा मुद्दा, लेकिन जो काम हो रहा है आपका और हमारा जो मसला है वो आवाज़ हम आपकी बन के रोज़ाना ये इशू उठाते हैं वो है महंगाई का। और अब जब ये मुतालबात भी माने जाएंगे फैसल
उसके बाद ऑलरेडी महंगाई आएगी, लेकिन उससे पहले रमजान के इस महीने में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि पिछले मैं कुछ दिनों से जब तज्जिए सुन रही थी खासतौर पे इलेक्शन के बाद, तो ये कहा जा रहा था कि जी देखें मईशत से जुड़ी अब अच्छी खबर ये है कि जो महंगाई की शरह है उसमें उतनी तेजी से इजाफा नहीं हो रहा, थोड़ा ठहराव आ गया है। लेकिन वो ठहराव अब कहाँ रहा? वो ठहराव जो है वो जो पुल के आगे हम बांध रहे थे ना बंद, वो उस ठहराव ने तोड़ दिया है। और हम सिचुएशन ये देख रहे हैं कि चाहे वो कोई भी शहर हो, वैसे तो दुनिया भर में जो रमज़ान में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, पाकिस्तान में तकलीफ दी जाती है। जू जू माह मुबारक आगे बढ़ रहा है, महंगाई का पारा जो है वो वैसे ही चढ़ता जा रहा है। तमाम शहरों में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। फल हो, सब्जियां हो, गोश्त हो, आटा, दालें, चीनी, इन समेत तमाम ज़रूरत की अशिया कई गुना महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। और प्याज की बात कर लें, कल भी हमने ये बात आपको बताई थी, उस पर पाबंदी तो लगाई गई है उसकी एक्सपोर्ट पर, लेकिन प्याज जो है वो लोगों को वैसे काटने में भी रुला रही है, खरीदने में भी रुला रही है। तो निर्ख 400 रुपए फी किलो की सतह को छूने वाले हैं। और सबसे ज्यादा मैं सोचे प्याज के लिए कभी आपने सोचा होगा कि ये 400 की सतह को छुएगी? तो अब भाई महंगे प्याज जो है इस्लामाबाद में 340 तक चले गए हैं और 360 पर भी मिल रहे हैं कहीं पर। टमाटर 200 से 250 माशाल्लाह, और आलू 80 से 100 रुपए। आलूओं को हम कुछ नहीं समझते थे, लेकिन वो भी अब 100 रुपए की हद पर जा रहे हैं। तो महंगाई ने काफी कड़वाहट घोल दी है लोगों की जिंदगियों में। काफी कड़वाहट भी, और सालन भी मजे का नहीं बन सकता, क्योंकि लहसुन भी 800 तक, अदरक 1000 रुपए तक किलो तक पहुंच चुकी है। और चले अगर हम ये बात करें कि चले हम नमक मिर्च वाला सालन एक साइड करके कुछ फलों पे गुजारा कर लें, करेंगे गुजारा? ये सुन लें, फलों की मिठास पे भी जो है वो महंगाई का जो वार है ना वो इंतहाई ज्यादा है। दर्जा अव्वल के केले 300 से 350 दर्जन, सेब दर्जा अव्वल 400 रुपए फी किलो, अमरूद 300, खजूर 800 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। आई एम डैम श्योर कि ये जो खजूर ये 800 वाली है ना, ये वो अच्छी वाली भी नहीं होगी। 800 दर्जे है ना, कैटेगराइज किया हुआ है, अव्वल दर्जा, दोम दर्जा। और आवाम सबसे कम दर्जे पे, बस जो अफोर्ड कर सकता है वो बोलेगा। तो इस्लामाबाद के शहरी पूरे मुल्क के मुकाबले में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर है। तो एक्शन क्या लिया जा रहा है इस हवाले से, इस पर हम बात भी कर लेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, और इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं गुलाम ओवैस, उनसे बात करेंगे। जबकि जब हम प्याज और दीगर वालों से बात कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे कराची से भी हमारे नुमाइंदे मौजूद है। तो चलिए आज सबसे पहले शहर इक़्तिदार चलें, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा यही मैं कहने वाला था। इस्लामाबाद चलते हैं, और गुलाम ओवैस जरा बताइए 360 तक भी यहाँ पे प्याज फरोख्त हो रही है, यानी कि अगर कल हम आपसे बात कर लें तो वो फिर 400 का हिस्सा टच कर जाएगा प्याज? अच्छा, अभी हम राब्ता कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्याज की बात कर रहे हैं तो एक खबर ये भी थी कि जब पाबंदी लग रही है प्याज और केले पर एक्सपोर्ट होने पर, तो फिर ये होगा कि फिर यहाँ पर सस्ती मिलेगी। इस्लामाबाद जाने का आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, कराची रहते और कराची अंजुम वाप से बात कर लेते। अच्छा, कराची चले जी। अंजुम बताइए आज क्या सूरत हाल है कराची में? खास तौर पे हमने कल भी आपसे प्याज की बात की थी, आलू की बात की थी, सब्जियों फलों के क्या रेट हैं आज? जी अंजुम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अंजुम तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग मजबूर हैं। ज़ाहिर है माह सयाम में रोज़े रखने के बाद सहर व अफ्तार का इंतज़ाम भी करना है। ऐसे में कितनी मुश्किलात का सामना है, और सोचें जब ये हालात हैं। चले राब्ता हमारा हो गया, अंजुम की तरफ चलते हैं। अंजुम बताइएगा, शहर कायद में आप क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं? हम तो जो निर्ख सुन रहे हैं, अब तो इस्लामाबाद में प्याज 400 को छूने वाली है। कल ही आपसे बात हो रही थी, कल के निर्ख आज के निर्ख में फिर फर्क आ गया होगा। जरा बताएं क्या जरूरी अशिया की कीमतें हैं इस वक्त? जी कि इन्फ्लेशन जो जनवरी की जो इन्फ्लेशन रेट आया था वो 23 से 24% आया था, और स्टेट बैंक के गवर्नर ने गुज़िश्ता माह जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि मार्च से जो है ना इन्फ्लेशन में कमी होना शुरू हो जाएगी, महंगाई की शरह कम होगी, जिसकी वजह से शरह सूद में भी कमी की जाएगी। लेकिन वो सूरत हाल साथ साथ ये नजर आई कि इन्फ्लेशन कम होती हुई इसलिए नहीं नजर आई, माह रमज़ान और ग़ज़ाई इन्फ्लेशन जो है ना उसको अगर देखा जाए तो वो बढ़ गई है।
खाने पीने की अशिया रमज़ान में उनकी कुव्वत जो है ना ख़रीदारी बढ़ गई, लेकिन कुव्वत ख़रीद भी कम है। लेकिन जो ज़रूरी अशिया हैं जिनमें खास तौर पर जैसे कल जिक्र किया था, जैसे टमाटर हैं, आलू हैं, प्याज है, दीगर अशिया हैं, वो लोगों का रमज़ान का खासा होता है, सहरी में भी और अफ्तार में भी। और ख़ास तौर पर जो फल फ्रूट हैं उनका भी यही सूरत हाल है, सब्जियों की भी ये सूरत हाल है। टमाटर भी 150 से 200 रुपये जा चुका है। दीगर शोबों में अगर जाएँ तो समोसे पकौड़े वगैरह जो अफ्तार में इस्तेमाल होते हैं 50 रुपये तक समोसा पहुँच चुका है, 600 से 800 रुपये फ़ी किलो पर पकौड़े मिल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो अफ्तार में इस्तेमाल होती हैं। सहरी में अगर हम जाते हैं तो सहरी में पराठा या चाय या उसके साथ दीगर लवाजमात या अंडे इस्तेमाल होते हैं। अंजुम, हम आपसे मजीद बात भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी नारोवाल आपको ले चलेंगे। हसन इकबाल यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम पैदावार के ज़राए बदल रहा है। हम पाकिस्तान में इनकी एडॉप्शन के लिए तेज़ी से काम करेंगे ताकि पाकिस्तान को एक जदीद मईशत में, कंपेटिटिव मईशत में ढाला जा सके। थैंक यू। पाकिस्तान वफाकी वज़ीर हसन इकबाल यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। और ज़ाहिर है इस वक्त हम उससे पहले महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें अंजुम हमारे साथ मौजूद थे। तो अंजुम से ही फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अंजुम, हमने कल भी ये बात की थी कि जी एक्सपोर्ट पे बैन से जो है सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अब कल भी ये गुफ्तगू हो गई थी और नवीद कमर ने भी ये गुफ्तगू कर दी थी कि जी इससे तो एक्सपोर्टर पे फ़र्क पड़ेगा। ये बीच की राह कोई निकल सकती है कि एक्सपोर्टर पे भी असर ना पड़े और हमारे जो आम आवाम है उन तक भी कीमतें ठीक पहुँचे? जी कमिश्नर साहिबान होते हैं जो लिस्टें जारी करते हैं, अगर उन लिस्टों को देखा जाए तो वो मंडी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका खेत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका फ्लावर मिल से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो रिटेल मार्केट होलसेल के रेट मुकर्रर किए जाते हैं। और रिटेल और होलसेल की सतह पर पहले भी हड़ताल की गई और उसके चेयरमैन अब्दुल रऊफ का कहना था कि जी आप हमें फार्म की सतह के ऊपर रेट तय करके दे दें तो हम होलसेल में भी सस्ते करेंगे और रिटेल की सतह पर कमिश्नर साहिबान या असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान वो रेट जो है ना उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराएँ। लेकिन ये सूरत हाल नज़र नहीं आती है क्योंकि एक्स मिल जो चीनी है वो 135 रुपये है, आटा 120 रुपये है, तो मार्केट में कैसा सस्ता बिक सकता है? नामुमकिन सी बात है। कमिश्नर कराची ने 123 रुपये के रेट निकाले गए चीनी के, जबकि 135 रुपये एक्स मिल है। आटे के रेट 120 रुपये निकाले, वो 123 रुपये है। इसी तरह दीगर सूरत हाल देखें, मंडी में चले जाएं वहाँ आलू प्याज तो सस्ता हो गया। प्याज की कीमतें कल मंडी में 160 रुपये आ गई थी, लेकिन शहर में कम नहीं हुई हैं। अब सब्जी फरोश जो शहर में उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर अपना जोर डाले, लेकिन उनका ये कहना है कि बारबरदारी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ठेले जहाँ खड़े होते हैं, दुकानें जहाँ खड़ी होती हैं, उनका कहता है कि हमसे मुख्तलिफ इदारे आते हैं, वो आके भत्ता भी तलब करते हैं, वो भी हमें पैसे देने होते हैं। ये एक अलग इशू है तमाम ठेले वालों का, बिथारे वालों का, वो इससे भी परेशान होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करके वो आलू भी बेचते हैं, प्याज भी बेचते हैं, टमाटर भी बेचते हैं और दीगर जो फल है वो भी इसी तरह बेचते हैं। तो जहाँ जो खड़ा हुआ है उसको इस जो फल की कीमत है उसके अलावा दूसरे अखराजात भी शामिल करने पड़ते हैं। चलिए अंजुम साथ ही रहेगा। मीनवाइल शाजिया निसार ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस्लामाबाद चलते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई है और प्याज 400 को छूने वाला है। गुलाम उवैस हमारे साथ है, बताइएगा उवैस ये क्या मामला है? इस्लामाबाद में कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी हैं बाकी शहरों के मुकाबले में, और शहरी वहां पर क्या कह रहे हैं? जी, तवक्को यही की जा रही थी कि जब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इक़दाम किए जाएंगे तो इस्लामाबाद में जो है वो कीमतों में इजाफा नहीं होगा। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि जब हमने कल यहाँ पे कीमतें मालूम की तो कल प्याज की कीमत जो है वो 320 से 350 के दरमियान थी, तो आज वही जो है वो मजीद बढ़कर 380 रुपये तक प्याज यहाँ आन पहुंचा है। इसी तरह दीगर कीमतों की अगर बात करें तो टमाटर भी महंगा हो चुका है। अगर लहसुन की बात करें तो उसमें इस रवां हफ्ते में 30 रुपये का मजीद इजाफा हुआ। अगर दीगर खाने की बात की जाए तो तमाम तकरीबन अशिया जो यहाँ पे सब्ज़ी फलों समेत जो इस हफ्ते की महंगाई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो केले की फी दर्जन की जो कीमत है उसमें 40 रुपये मजीद इजाफा किया गया है। इसी तरह अगर गोश्त की बात की जाए उसमें भी इजाफा हुआ है, मुर्गी जिंदा मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तमाम अशिया जो है वो महंगी हो रही है। और असल बात यह है कि जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए थे वहाँ पे जो कीमतें हमें बताई जा रही हैं, अब शहरियों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रमज़ान बाज़ार के अंदर महंगी मिल रही है लेकिन बाहर मार्केट के अंदर वो थोड़ा मुनासिब रेट पर दस्तयाब हैं। इस हवाले से शहरी परेशान है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं कि सहरी और अफ्तारी उनके लिए
मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। खासकर जो सफ़ेद पोश तबका था उसके लिए इस महंगाई ने मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी है। कोई सा भी तबका हो, वेस्ट सिचुएशन ये है कि हर कोई रो रहा है। जाहिर सी बात है, जब प्याज 400 चली जाएगी तो फिर हर कोई रोएगा। अब जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा वहाँ पे शादिया निसार मौजूद है। शादिया बताइए, यहाँ पे क्या रेट्स हैं? रमज़ान के शुरू से लेके अब तक कुछ कमी आई? कुछ डीसीज ने यहाँ चक्कर लगाए? कोई रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको आवेजा नजर आई और उस पर अमल दरामद होते नजर आया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फ्रूट मंडी में मौजूद हूँ। बल्कि मैंने फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी दोनों का चक्कर लगाया है और जो नर्ख देखे हैं तो उसकी तो आप पूछे ही ना, क्योंकि कल जो रेट थे वो आज उसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये दुकानदारों का कहना है, खरीदारों का नहीं, कि ज़िले इंतजामिया तो इस रमज़ान में आई ही नहीं है। ना कोई डीसी, ना कोई एसी, ना कोई नरखनामा, ना कोई नरखनामे पर अमल दरामद। बल्कि हम यूँ कह सकते कि नरखनामे को अगर हम जहाज़ बना के हवा में उड़ाएं तो वो काम उससे लिया जा सकता है, क्योंकि दुकानदारों का खुद ये कहना है कि हमें वहाँ से सब्जी मंडी से जो माल है वो नरखनामे के मुताबिक नहीं मिलता, बल्कि बोली लगती है और जो जिस कीमत पर उठा ले उसी कीमत पर वो आगे फरोख्त करता है। अगर मैं बात करूँ कीमतों की, तो फ्रूट को तो हम सिर्फ देख ही सकते हैं या फिर सूंघ सकते हैं, क्योंकि खरीदने और खाने की यहाँ पर शहरियों में ताकत नहीं है। जो सफेदपोश लोग अभी मैंने देखे हैं मंडी आए हैं, और मंडी भी इसलिए आते हैं कि परचून की दुकानों पर मंडी में थोड़े से नर्ख मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो आज यहाँ से भी मायूस होके जा रहे हैं। और जो सफेदपोश लोग हैं वो किलो की बजाय आधा किलो या पाव खरीद कर जा रहे हैं। खवातीन की भी काफी तादाद आ रही है मंडी की तरफ, दुकानों को छोड़कर, क्योंकि मंडी में इस उम्मीद पर आती है कि शायद कुछ सस्ता मिल जाए, लेकिन नरखनामा तो है ही नहीं, ना कोई चेक है। तो इस वजह से लोग जो है वो मायूस होके जा रहे हैं। बल्कि कई तो मुझसे बातें करके गए हैं कि ये कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, नरखनामे कहाँ है। और जो खरीदार है वो 400-500 किलो जो फी किलो के हिसाब से उनको फ्रूट मिलता है वो किस तरह खरीद सकते हैं। रोजादार काफी परेशान है, शहरी परेशान है, यहाँ पर मजदूर ये आपने जो मंजर वहाँ से हमारे सामने रखा है शाजिया, बिल्कुल ऐसे ही है। रोजेदार परेशान है और रमजान में भी अगर लोगों को रिलीफ नहीं देगी हुकूमत और इंतजामिया तो फिर कब ये रिलीफ मिलेगा? थैंक यू सो मच अंजुम वहाब, शाजिया निसार, गुलाम उवैस हमारे साथ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे अहम जो बात की थी शाजिया ने वो ये की थी कि नर्खनामे जो हैं उनका वो ऐसे ही है जैसे कागज का आप जहाज बनाए और उसको उड़ा दें, क्योंकि उसका कोई फायदा तो है नहीं। खैर, अब कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं। कल हमने खबर शेयर की थी आपसे कि जो सेनेट के उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों ने, पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने तो उसका ऐलान कर दिया। अब बानी पीटीआई जो है उन्होंने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है और केपी की जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, अजहर मशवानी उम्मीदवार होंगे। आजम स्वाति और इरशाद हुसैन टेक्नोक्रेट, आयशा बानो और रुबीना नाज खातीन की नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगी। दूसरी जानिब पंजाब से हामिद खान और जुल्फी बुखारी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। सो ये हमारे सामने जी नाम सामने आ गए हैं। बानी पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दे दी है। जैसे कि फैसल ने भी आपको नाम बताए हैं। केपी से जो जनरल नशिस्तों पर नाम सामने आए हैं उसमें मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और अजहर मशवानी होंगे। जब किसी तरीके से पंजाब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर यास्मीन राशिद और खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद उम्मीदवार होंगी। तो मजीद इशूज भी हैं और शो में शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और उम्मीद जैसे कि हम करते हैं कि रमज़ान के मुकद्दस महीने का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन कराची शहर में जो वारदातें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया शीरी जिना कॉलोनी में, जहां मुबैना पुलिस मुकाबला हो रहा था और कार सवार एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुआ। अब इसकी डिटेल क्या है ये हम नज़ीर शाह से जान लेते हैं। नज़ीर बताइएगा, इस पुलिस मुकाबले में जो जख्मी हुआ है मुलजिम, उसकी क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल देखें, क्लिफ्टन ब्लॉक 1 का इलाका है जहाँ शीरी जिना कॉलोनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। एसएसपी साउथ साजिद सदुदई के कहने के 4 मशकूक अफराद एक गाड़ी में सवार थे, जा रहे थे, जिनको स्नैप चेकिंग पर रुकने का इशारा किया गया तो मुलजिमान ने बजाय कार रोकने के पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। इस गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से क्लाशनकोव और गाड़ी बरामद हुई है। फरार मुलजिमान का पीछा किया जा रहा है और गाड़ी का रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। गाड़ी को गोली मारकर पुलिस की जानिब से रोका गया और इस वक्त भी पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच।
देखिए, हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं, महंगाई है। रमज़ान से जब से शो शुरू है तब से हमने तो आसमान तोड़ दिया महंगाई करके। लेकिन अब होता यह है कि जब कराची में कोई लड़ाई होती है, वैसे तो हमने कई बार सुना है कि जी चाकू चल गए, छुरियां चल गई, जूते चप्पल चल जाते हैं, लाठी डंडियां चल जाते हैं। इस महंगाई के दौर में अगर कोई फड्डा उसमें कोई तरबूज उठा के मारे तो सामने वाला जो तरबूज जिसको पड़ रहा है वो क्या करेगा? उठा के भाग ही जाएगा। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ये कराची में हुआ है। ये कराची का इलाका है सईदाबाद, यहाँ पे तरबूज जो है वो महंगा बेचा जा रहा था, तो अगले बंदों का मीटर इतना शॉर्ट हो गया कि एक दूसरे को उन्होंने तरबूज उठा के मारे। और हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे भी कि किस तरीके से मामला सारा हुआ। ये देखें, ये अरे वाह भाई वाह, ये एक दूसरे पे तरबूज मार रहे हैं। ताक के तरबूज के निशाने ले रहे हैं। तरबूज, अच्छा इसका मतलब ज्यादा ही रोजा लग रहा था, बहुत उस रोजे में बढ़ना। तो भाई इतने महंगे तरबूज कौन फेंकेगा? अफजल, कितने का बताया था उन्होंने तरबूज जो इतना फड्डा हो गया? तरबूज की कीमत शायद शहरी की जो सोच है उससे बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से तल्ख कलामी हुई और फिर उसके बाद नौबत झगड़े तक आ गई, हाथापाई होने लगी। और इस दौरान दोनों जानिब से मुश्तिल अफराद, जिनमें एक रेडी बांध थे और दूसरा जो ग्रुप था वो वहाँ के मुकामी जो शहरी थे उनका था, उनकी जानिब से एक दूसरे पर वार किए गए, डंडों से भी। और इसी दौरान जो है वो तरबूज भी जिसके हाथ में आया, एक दूसरे को तरबूज दे मारे। और इस सारी सूरत हाल के बाद यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि गली के अंदर ये मुख्तलिफ तरबूज और फ्रूट वाले खड़े हैं और इस दौरान यहाँ पर झगड़ा हुआ है, जिसके बाद तरबूज जो फरोख्त कर रहे थे वो फल फरोशों ने जो है वो झगड़ा करने वाले लोगों को तरबूज मारकर भागने पर मजबूर कर दिया। और इस वाकये के अंदर बताया जा रहा है कि 2 अफराद मामूली जख्मी हुए थे। इसी वजह से जो है ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंच पाया और पुलिस पर रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन इस वाकये के बाद जो मुकामी शहरी है उनका कहना है कि बहुत ज्यादा कीमतें ज्यादा हैं और जो बिल्कुल जाहिर है झगड़े की वजह ही ये बना। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस पर झगड़ा हो रहा था फैसल वही उठा के उन्होंने ताक के निशाने मारे। अब कल को ऐसे ना हो कि टमाटर प्याज मारने शुरू कर दें, लोग उन्हें कैच करना शुरू कर दें, लोग पहुंच जाएंगे ना। और लोग फिर जानबूझ के फड्डा करेंगे कि ये तो लग रहा है इससे कई नोटों की बारिश होती है तो लोग नोट जमा करने नहीं पहुंच जाते। बिल्कुल अब वही मामला, वो नोटों की बारिश है। तरबूज की बारिश जो है ना वो हर कोई शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब इस पे आम सवाल ये है कि जो तरबूज मारा गया था वो मीठा निकला या नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये रमजान मुबारक में जब तमाम तर चीजें महंगी हो रही हैं तो ऐसे में एलपीजी बोले मैं क्यों सस्ती रहूं भाई, तो उसकी कीमत तीसरी बार इजाफा किया गया, 3rd टाइम रमजान शुरू होते ही। और एलपीजी के नर्ख 30 रुपए फी किलो तक बढ़ा दिए गए हैं। लाहौर हो, रावलपिंडी हो, इस समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फी किलो एलपीजी की कीमत अब 350 रुपए तक जाती है। और सोचें ऐसे टाइम में जब रमज़ान में जो स्केड्यूल आया है गैस की लोड शेडिंग का, और इसी तरीके से लोग मजबूर हैं फिर कि वो एलपीजी और इस तरफ जाएं, लेकिन इस सारी जो माफिया इसके आगे सब बेबस हैं। सब कहते हैं जी हमें पीछे से महंगा मिल रहा है तो हम क्यों जी अपना मुनाफा ना कमाएं। तो अब जो कीमत बताई जा रही है इसमें जो अचानक होशरुबा इजाफा है, जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत आप सुन लें, वो है 3030 रुपए से बढ़कर 4200 रुपए का वो हो गया है। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ये कहते हैं कि ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर एलपीजी महंगी की गई, इजाफा बिला जवाज है, फौरी वापस लिया जाए। लेकिन वापस कौन लेता है? एक बार कीमतें बढ़ा लेते हैं तो उनको पीछे कौन लेकर जाता है? ऐसा होता नहीं है। एब्सोल्युटली, जैसे आपने नाम लिया इरफान खोकर साहब, चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन हमारे साथ ही अब मौजूद है। इरफान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, बड़ा इजाफा ये किया गया है, इसकी क्या वजूहात दी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ और फैसल, आपने बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए जो दावत दी है, मैं एयरवे का बेहद मशहूर हूँ। इस वक्त सबसे पहले मैं मुसद्दक मलक साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जनाब वो वज़ीर बन गए। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा उनको याद दहानी का, हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकारी कीमत सरकार ने जो ओगरे ने जारी की है मुल्क में किसी जगह दस्तयाब नहीं है। और इस वक्त हम गैस माफिया की बार बार निशानदेही कर रहे हैं। किसी ताकतवर माफिया की लोकल कोटा होल्डर को किसी ने हाथ नहीं डाला। हम सरकार के साथ हैं, हम स्टेट के साथ हैं, हम उनकी निशानदेही करें। लेकिन आप लोग गरीब दुकानदारों के हज़ारों FIR, हज़ारों मुकदमात हो रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ये गरीब मार बंद की जाए। हम आपको कोटा माफिया और इम्पोर्टर्स की बार बार निशानदेही कर रहे हैं। आप उन ताकतवर लोगों को हाथ क्यों नहीं डालते? आपने कौन सा फोरम इस्तेमाल किया इरफान साहब? कौन सा फोरम इस्तेमाल किया इन कोटा होल्डर्स इम्पोर्टर्स के हवाले से, ताकि हुकूमत को पता चले कि जी सरकारी निर्ख कुछ है और जो गैर कानूनी इजाफा है वो ये है? क्या अब तक आपने किया है? सदफ,
मैंने चेयरमैन ओगरा से जो ही रमज़ान से कबल 3-4 तारीख को बात की, उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं 6 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचा, 6 को हम लोग चेयरमैन ओगरा के साथ बैठे। 7 मार्च को 2 दिन हम उनकी पूरी टीम के साथ, उनकी इन्फोर्समेंट के साथ, उनके अपना सरमद असलम साहब के साथ तमाम टीम हम 2 दिन 4-4 घंटे बैठे। ये आने वाले वक्त रमज़ान से कबल मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें होने जाएंगी। पिछले रमज़ान में भी ऐसा हुआ था। और जब भी हम बासीत मुसलमान, हमें शर्म नहीं आती कि जो ही मुबारक महीना शुरू होता है हम इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा। इसकी जो असल कीमत है जो सरकार ने जारी की है वो 3030 रुपये फी सिलेंडर की है। आज बड़े शहरों में 4200 में सिलेंडर दस्तयाब नहीं है। एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब इतनी बैठक लगी रमजान से पहले, ये सारी तैयारी हुई, तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं मुसद्दक मलिक साहब को इसीलिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ उनकी वजारत की। उनको ये पिछले साल भी वो वजीर थे तो उन्होंने दावा किया था सरकारी कीमत पे गैस हर जगह दस्तयाब होगी। जब उन्होंने सरकारी अदारे को पेपरा रूल की छूट देकर गैस इंपोर्ट की, अरबों रुपए लूटे गए। पिछले साल भी ऐसा हुआ, इस रमज़ान में भी ऐसा हुआ। मैंने रमज़ान से कबल जाके 2 दिन इस्लामाबाद बैठा हूँ। मुसद्दक मलिक साहब, हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, हम स्टेट का साथ देंगे। आप गैस माफिया को हाथ डालें। अवाम इस वक्त पिस चुके हैं, बुरी हालत हो चुकी है। दुकानदार को जुर्माने पे जुर्माने किए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को जेल। लेकिन आपकी लड़ाई में पिस कौन रहा है? अवाम। ठीक है, मुझे अब वजूहात बताएं। आपने तो रख दी मीटिंग, मुझे वजूहात बताएं कि क्यों सरकारी निर्खों पर नहीं प्रोवाइड की जा रही एलपीजी। देखें, कोई दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर अपने घर में गैस पैदा नहीं करता, वो एक प्लांट से लेके आते हैं, प्लांट वाला इंपोर्टर से या कोटा होल्डर से लेके आता है। बात यह है कि उन प्लांटों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर पिछले साल अगर इन चंद लोगों को पकड़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि आज मैं सदफ और फैसल ये बात करें, अगर गैस ना हो तो गैस तो आपको 2000 रुपए किलो में ना मिले। तो इरफान साहब, अगर सिचुएशन ऐसी है कि प्लांट वाले और कोटा होल्डर अगर आगे महंगी देते हैं और फिर आपको मजबूरन फिर आगे मजीद महंगी देनी पड़ती है, तो आपका इसमें रोल कहाँ है? सिर्फ बात करने के हद तक रोल है, एहतजाज कर सकते हैं, सप्लाई बंद कर दे, फिर ना खरीदें उनसे। देखिए फैसल, आपने बहुत आला बात की, लेकिन रमजान और मुबारक महीने में हम हुकूमत और आवाम के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते। अच्छा। ये मुबारक महीना है, इनको होश के नाखून लेने चाहिए, वरना आपके तफसल से बाकी चैनल भी और मीडिया के बाकी सोशल मीडिया भी हमारे खिलाफ बात करेगा कि आपने मुकद्दस महीने में हड़ताल कर दी। हम अभी अलामती हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जेबें खाली हो रही है। 3000 कितने से अब वो 4400 तक पहुंच गए। वो नहीं आपको नजर आ रहा आवाम के दर्द अगर हम रखते हैं दिल में? तो देखिए, अवाम की दर्द रखते तो हम आपके सामने आपकी अदालत में पेश हो रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करता, गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, ताकतवर को पकड़े, चीजें ठीक हो जाएंगी। पिछले साल भी यही हुआ। नहीं तो आप भी फिर महंगी गैस ना खरीदें, आप भी अवाम के साथ खड़े हो जाएं। किसी तरह तो बताएं कि अवाम के साथ किस तरह आप खड़े हैं, एहतजाज तो हो इस पर कोई। आप करेंगे एहतजाज तो पीछे से फिर खुद ही सस्ती होगी ना। बिल्कुल, मैं आपके इस बात की बिल्कुल मौक़िफ़ की तय करता हूँ कि हम बार बार हुकूमत को कह के थक गए। अगर ये इन्होंने होश के नाखून ना लिए, अगर ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अगले हफ्ते आपके फिर चैनल पे आके कराची बैठूंगा। इंशाअल्लाह मुल्क की एहतजाज शुरू करेंगे ताकि इनको लग पता जाएगा लोगों के घरों में कुदरती गैस भी नहीं है और LPG सरकारी कीमत पूरे मुल्क में नहीं मिल रही। ये जुल्म की इंतहा है। लेकिन सर होता कुछ नहीं है। अवाम ज़ाहिर एहतजाज वैसे इसका हल नहीं है, असल हल तो बातचीत है जो होनी चाहिए, सुननी चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए है कि डायलॉग के जरिए बातचीत को हल किया जाए, लेकिन ये मुद्दा हल होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी गैस नहीं आ रही घरों में, उस पर जब LPG भी इस तरह महंगी हो जाए तो अवाम जाए तो कहाँ जाए, क्या करें और किसको अपनी दाद रसी सुनाएं? ना ठेले से खरीद सकते हैं, ना घर पे सस्ता बना के खा सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं शाम रमज़ान और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बाय द वे, अभी वुमेंस डे गुजरा है अभी रिसेंटली और हमने बड़ा उसको सेलिब्रेट किया और इस बात का हमने आज़म किया कि शाना बशाना चला जाए दोनों जेंडर, क्योंकि दोनों साथ चलेंगे तभी माशरे की तरक्की जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में हमने सदफ जो है रोल्स, जेंडर रोल्स दे दिए हैं। ये काम
कैटेगराइज कर दिया, कैटेगराइज, और ये काम उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कभी हम आपको ये बताएं कि कोई खातून और वो हाईवेज पे बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े ट्रॉलर्स वो रोके और उनकी छानबीन करे, तो हमें लगेगा कि पता नहीं हमें किस माशरे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे मंजर नहीं देखे अपने पास ना। लेकिन जी अब ऐसा हो रहा है। जी हाँ, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं उन पे चढ़ के उनकी चेकिंग करना आपने यकीनन नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी खातून से मिलवा रहे हैं, इनका रोज का काम है। रोज का काम है। सिंध का जो जिला है मटियारी, वहाँ की पहली खातून कस्टम ऑफिसर हिरा अली हैं और उनसे हम आपको मिलवा रहे हैं। और अपने ज़िले से पहली खातून है जिन्होंने महकमा कस्टम्स को ज्वाइन किया। एंटी स्मगलिंग सुने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट में खदमात सर अंजाम दे रही हैं। सो हिरा अली तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मिसाल बन गई हैं और ज़ाहिर है एक पुरखतर काम भी है। तो आइए ज़रा उन्हीं से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि भाई आगाज़ कैसे हुआ, तरफ आना कैसे हुआ। यूजुअली तो लड़कियों को ये कह के बड़ा किया जाता है कि जी आपने एक तो पहले तो किसी के घर जाना है, दूसरे नहीं तो डॉक्टर, या आपने डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। ये बड़े स्टीरियोटाइप्स हमने माशरे में बनाए हुए। इवन सिर्फ अगर जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में भी जाना है अगर, तो फॉरेन ऑफिस में इस तरह की जगह पे जाना है जी। तो अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे इनका कैसे आना हुआ। मौजूद है हमारे साथ खातून पुलिस ऑफिसर हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम हिरा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिस तरह का आप काम कर रही हैं। इस मुश्किल और ख़तरनाक फील्ड का इंतखाब क्यों? शौक था या फैमिली में से पहले से इस महकमे में कोई था? जी, ख़ानदान में तो इस डिपार्टमेंट में से किसी का लिंक नहीं है, लेकिन मुझे शुरू से ही यूनिफॉर्म पहनने का बहुत शौक था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं पाकिस्तान कस्टम्स को ज्वाइन करूंगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिफरेंट एग्जाम्स दिए। 3 साल की मेहनत के बाद आई एम इन पाकिस्तान कस्टम्स। तो फिर जाहिर है जब आपने इस फील्ड को चुना तो ये बड़ा आपके लिए एक मुश्किल मरहला होगा, इस डिसीजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा, फिर ख़ानदान वालों को राज़ी करना। तो ये सारी ज़रा अपनी जर्नी हमें बताइएगा। जी, मेरी ग्रेजुएशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद मास्टर्स में भी एडमिशन ले लिया था और मैं उसके साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रही थी। मैंने 3 साल मेहनत की, मैंने फेलियर बहुत फेस किया है। ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ पहला एग्जाम दिया और मैं पास हो गई, मैंने फेलियर बहुत फेस किया, मैंने लोगों की बातें बहुत सुनी है, फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, होप नहीं छोड़ी और आखिरकार मैंने अपने ख्वाब को पूरा किया। हिरा, जब आप ऑन फील्ड होती हैं तो लोगों की तरफ से कैसे तासुरात या रद्द-ए-अमल फेस करने होते हैं, यू बीइंग एन ऑफिसर ऑलरेडी? जी बिल्कुल मिक्स रिएक्शन था लोगों का। नेगेटिव बातें भी सुनने को मिली, पॉजिटिव बातें ज्यादा सुनने को मिली थी। जब मैं फर्स्ट टाइम फील्ड सर्वे में गई थी तो लोगों का शायद ये रिएक्शन था कि फीमेल ऑफिसर है, नहीं है, हम कुछ भी कह देंगे तो वो मान जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल पूरी प्रिपरेशन के साथ गई और आगे भी मैं इस तरह से करती रही और मैंने खुद को प्रूव किया। तो फिर हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि हमारे माशरे में जो फैमिली सपोर्ट होती है वो बड़ा ही मेजर फैक्टर होता है, ख़ास तौर पे किसी भी लड़की के करियर में आगे उसके बढ़ने के लिए। तो किसकी सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा हासिल थी? जी, मेरी फैमिली बहुत खुश हुई थी, इमोशनल भी थी एंड एक्साइटेड भी थी एट द सेम टाइम। और मेरी सारी जर्नी में मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, खास करके मेरे अब्बू, वो मुझे हमेशा हौसला देते थे और उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। क्या बात। अच्छा, इस वक्त किस शहर में पोस्टेड है हिरा और क्या क्या आपको ड्यूटीज़ हैं जो आप सर अंजाम दे रही हैं, और ये बताएं किसी ऑपरेशन का अभी तक हिस्सा रही हैं आप? जी, मेरी करंट पोस्टिंग कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स हैदराबाद में है और इस वक्त मेरे पास 2 चार्ज हैं। एक है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें मैं डिपार्टमेंट की तरफ से एंटी स्मगलिंग के केसेस लड़ती हूँ, और दूसरा है चार्ज EFS में, दैट इज एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, जिसमें हम एक्सपोर्टर्स को इनकरेज करते हैं ताकि वो ड्यूटी फ्री सामान मंगवाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट करें। आपकी जो जर्नी बड़ी इम्प्रेसिव है, आप खुद खवातीन के लिए मिसाल है। क्या आप उन्हें अपनी ज़ाहिर थ्रू आउट आपने बहुत कुछ लर्न भी किया होगा, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं नौजवान खवातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बिल्कुल मेहनत करें, पढ़ाई पे फोकस करें, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, अपने गोल्स को सेट करें, उन पे मेहनत करते रहें, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हिरा, हमारे साथ थी और ज़बरदस्त देखें जी, ये मिसाल है पाकिस्तान के लिए। क्या बात है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, हम देख रहे हैं कि जहां ख़वातीन का रुझान जो है
वो दीगर प्रोफेशंस की जाने बढ़ रहा है, वहीं पे ऐसे प्रोफेशन जो कि हार्डकोर मर्दों के हवाले से समझे जाते थे, अब उनमें उनकी शमूलियत हम ऐसे में कैसे भूल सकते हैं उन आन सिफत बेटियों को जो पीएमए काकूल से लेके पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की जो है वो उसमें सर अंजाम दे रही हैं, और उन सबको हैट्स ऑफ कि आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। चलिए जी, अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की तारीख में लंबी तरीन मालगाड़ी ट्रैक पर आ गई है। ये मंजर आप देख भी सकते हैं और तर्जुमान रेलवे बता रहे हैं कि 2500 फीट लंबी मालगाड़ी 50 डब्बों पर मुश्तमिल है। मालगाड़ी कराची से 3000 टन से जायद माल लोड करके कोटरी लेकर गई। इस दौरान ट्रेन 7 किलोमीटर रफ्तार तक गई, जबकि ट्रेन की औसत रफ्तार 38 किलोमीटर। एब्सोल्युटली। और 94 22 व्हीलर ट्रक से जायद वजन उठाने की ये ट्रेन सलाहियत रखती है। मालगाड़ी से सड़क पर ट्रैफिक के दबाव और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आती है। तो इट्स हाई टाइम कि हम अपना जो डिपेंडेंसी है वो रेलवे फ्रेट की जानिब लेके जाए, उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। दुनिया में कितना कुछ जी, रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे, फास्टेस्ट रेलवे पर काम हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। शाम रमज़ान में खुश आमदेद। 5 बज गए हैं और 5 बजे हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए होती हैं जो कि आपके इंटरेस्ट की भी होती हैं, जिससे आप और हम रिलेट भी कर सकते हैं। वैसे तो थ्रू आउट हमारा शो होता है, लेकिन इस वक्त लग रहा है हम PSL से ही आगाज करने जा रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। PSL का जो मरहला है वो अब फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गया है। फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गया है। और अब कल का एक मैच हुआ जिसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। मतलब कि वो सिर्फ थोड़ी बहुत उमैर बिन यूसुफ ने अगर कोई फाइट की तो की। बाय द वे उमैर बिन यूसुफ मोहम्मद यूसुफ के बेटे, अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फाइटिंग जो है हाफ सेंचुरी स्कोर की। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो कहते हैं ना टूर्नामेंट में एक वक्त आता है जब आपको राइट टाइम पे पीक करना होता है। एक वक्त था जब इस्लामाबाद यूनाइटेड तकरीबन निकल गई थी टूर्नामेंट से और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के बराबर के चांसेस आ गए थे, लेकिन फिर यूनाइटेड ने राइट टाइम पे पीक किया और अब सिचुएशन ये है कि वो अब ऐसी पोजीशन में आ गए कि अगर आज वो हरा देते हैं पेशावर ज़ल्मी को तो फिर हम देखेंगे कि पीर को फाइनल जो है वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का और मुल्तान सुल्तान का। लेकिन उससे पहले भाईजान आपको बाबर की पेशावर ज़ल्मी को रोकना पड़ेगा। आज बाबर की पेशावर ज़ल्मी क्या आज कमाल दिखाएगी, तो अब आपके सामने सूरत हाल भी है। और जो कल खेले गए एलिमिनेटर था उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा को जो शिकस्त दी है। क्वेटा के 3 बार वो फाइनलिस्ट की पोजीशन में रहा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पर आकर ठहरती हैं, ज़रा पूछते हैं आकर ये हुआ क्या। और फिर आपने बीच में कराची किंग्स का जिक्र भी छोड़ दिया, खैर तो ये पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी जो टीमें मौजूद हैं इस खेल में उन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। ज़रा बताइएगा शाहिद साहब, अब कौन सी टीम आपको लग रही है, जो एलिमिनेटर 2 की बात हो रही है, पेशावर और इस्लामाबाद कितनी तगड़ी है एज कम्पेयर टू पेशावर, और पेशावर की क्या पोजीशन है? देखिए, दोनों टीमें तगड़ी हैं। ज़ल्मी ओवरऑल ऐसा मोमेंटम बनाया, वो डिफेंड कर रहे हैं टारगेट को। 6 दफा उन्होंने टारगेट डिफेंड किया अपनी बॉलिंग से। गो के उनके लेग स्पिनर जो आरिफ याकूब हैं वो नहीं खेल पा रहे हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। आज लग रहा है कि वो खेलेंगे, इसलिए कि कराची में स्पिनर्स को मदद मिल रही है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सही वक्त पर मोमेंटम पकड़ा है। शुरू में वो लड़खड़ा रहे थे, लेकिन 228 का टारगेट, 229 का टारगेट पहले चेस किया, फिर उसके बाद ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अच्छी टीम को हराया। तो दोनों टीमों के पास मोमेंटम है, अच्छा मैच होगा। मेरी फेवरेट टीम तो पेशावर ज़ल्मी है। क्या बात है, ये आप फिर कह दें मेरी और आपकी फेवरेट टीम पेशावर है। मेरी वो फेवरेट है जो जीते। ये बहुत अच्छी बात की आपने, यही आप और बात करते आइए। अच्छा, लेकिन शायद भी अगर हम ज़रा थोड़ा सा कल पे बात कर लें, कल के मैच पे, फिर उससे हम पेशावर की बात करते हैं। ये क्वेटा को हम देख रहे थे कि यूएई लेग के बाद वो बड़े अरसे बाद फॉर्म में नजर आई, और हम ये देख रहे थे कि नया कप्तान है, उसके अंडर जो है बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन कल तो मतलब कि एक मोमेंट पे अगर वो उमैर बिन यूसुफ की आप इनिंग निकाल दें तो फिर क्वेटा के पल्ले तो कुछ भी नहीं है ना। कल बॉलिंग जो है वो पहले हाफ में अच्छी नहीं हुई, सेकेंड हाफ में फिर थोड़ा पुल बैक किए स्ट्रिंग्स, बट ओवरऑल एक बड़ा टारगेट जो है वो अपने आप को उन्होंने वो दिलवा दिया था। बैटिंग करने आए तो फिर आते ही सारे आउट होते ही चले गए। क्या हुआ क्वेटा के साथ इस पूरे सीजन में? देखिए, कराची में जो पिचेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। 165 जो था वो पार स्कोर था और 165 डिफेंड भी हो रहा था। 174 रन देकर क्वेटा ने अपने साथ थोड़ी सी ज्यादती की, थोड़ा सा टारगेट 10-15 रन का ज्यादा हो गया था। उनके दोनों स्पिनर उस्मान तारिक
और अबरार दोनों नहीं चले। दोनों ने कंबाइन 8 ओवर में 71 रन दिए और एक ही विकेट ली और एंड में जो रन बन गए तो उसकी वजह से 174 एक अच्छा डिफेंडेबल टोटल था। और फिर अफरा तफरी ऐसी की, कोयटा ने शुरू में ही पहले 5 ओवर में 5 विकेटें गिर गई 16 रन पर, वहीं पे तकरीबन मैच खत्म हो गया। और उमैर ने काफी अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि आखिरी 5 ओवर में अगर उनका कोई साथ दे देता। हैरानगी ये भी हुई कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने शर्फन रदरफोर्ड को वेस्ट इंडीज से बुलाया और उनको मैच में नहीं खिलाया। शायद उनको सजा दी कोच शेन वॉटसन ने कि तुम चले गए थे बीच में छोड़कर, ऑल्दो के फ्रेंचाइज से परमिशन लेकर गए होंगे, तो वो उनका ना खिलाना कोयटा ग्लेडिएटर्स को बड़ा हर्ट किया। इसलिए कि उन्होंने कराची से जो मैच जीता था वो 5 विकेटें गिरने के बाद शर्फन रदरफोर्ड की वजह से ही जीता था। चलें, और जाहिर है पेशावर के लिए अब सबकी फेवरेट है, लेकिन क्या हम कोई ऐसी उम्मीद भी रख सकते हैं शाहिद साहब के T20 या कुछ भी हो सकता है? सो वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेशावर ज़ल्मी के जो कहते हैं ना पासा पलट सकते हैं बाबर को छोड़ के? क्योंकि बाबर तो करेंगे ही, बाबर करेगा। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि बाबर आजम वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन 11 प्लेयर्स होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आरिफ याकूब खेले, उनका होम ग्राउंड है, लेग स्पिनर है, वो विकेटें लेकर जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद के पिछले मैच में 4 विकेटें एक ही ओवर में लेकर इस्लामाबाद को शिकस्त दी थी ज़ल्मी ने, तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं बाबर आजम के अलावा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी अच्छे प्लेयर्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी मोमेंटम है। T20 मैच वही टीम जीतती है जो उस पर्टिकुलर डे मैच के दिन अच्छा खेलती है। पर्टिकुलर डे ये भी बड़ा मैटर करता है, और ज़ाहिर आपने पिचेस का हवाला दिया, इस पर बड़े भी तबसरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। और ज़रूरत है जी, खासतौर पे हम कराची में जो मैचेस हुए हैं, यहाँ की पिचेस पे बड़ी तनकीद हुई है। देखिए पिचेस पे क्राउड पर भी पिचेस पे तनकीद, क्राउड पे तनकीद। अब देखते ही हैं कि क्या आज क्राउड आता है और फाइनल में क्राउड आता है या नहीं। इससे पहले वाले जो हमारा हाफ था शो का, उस पर हमने महंगाई पे बात की। हम फलों की महंगाई है और सब्जियों की महंगाई है, गोश्त पे महंगाई है, पेट्रोल तो वैसे ही महंगा है, सब कुछ महंगा है, LPG महंगी है। हाँ जी, तो अब सब कुछ महंगा है, तो ऐसे में दवाएं कैसे सस्ती रह सकती हैं? दवाएं भी महंगी हैं। ये बड़ा अलमिया है, और इन दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा होता है वो कोई 40%, 10% ऐसे नहीं होता, बल्कि 200% इजाफा होता है। तो इस वक्त आपको मार्केट में, यानी कि मेडिसिन मार्केट की बात करें, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर और जो डायरिया की दवाएं हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी तादाद में लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है पाकिस्तान में। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से जो दवाओं की कीमतें हैं, इसमें 500 रुपए से 1400 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। मैंने सही आपने बिल्कुल सही किया है, सही बताया, 500 से 1400 रुपए तक का इजाफा। और अब सिचुएशन इसमें ऐसी भी है, मैं इसको पर्सनली भी अगर आपको बताऊं, आज दोपहर में ही एक का मैसेज आया कि अगर ये दवा हो सके अरेंज, दवाएं है भी नहीं, मेडिसिन मार्केट में मिल भी नहीं रही हैं। अब ये सूरत हाल क्यों बनी है भाई, ये हम अपने नुमाइंदे अनवर खान से बात कर लेते हैं। अनवर, क्या सिचुएशन है इस वक्त मेडिसिन मार्केट में? कौन कौन सी दवाएं जो हैं वो इस वक्त बहुत महंगी हो चुकी हैं, क्यों हुई हैं? अनवर खान से मजीद भी जानेंगे, क्योंकि अनवर भी हैरान है। वो भी जो रेट लिस्ट है ना, वो गौर से देख रहे हैं। जैसे कि मैं हैरान हो गई थी कि 500 से 1400, इतनी लंबी जंप, इतनी ऊंची छलांग, और उन मेडिसिन जिसपे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। और फिर फैसल का ये बताना, यू आर राइट, कि फिर ये अवेलेबल भी नहीं होती मार्केट में। एब्सोल्युटली। अनवर, आप सुन सकते हैं हमें, तो बताइए ये दवाओं की कीमतें क्यों बढ़ी हैं इतनी? जी देखिए, इस वक्त अद्वियात की कीमतों के अंदर जो एक मनमाना इजाफा किया गया है, वो इजाफा सामने आया। अद्वियात की कीमत की अगर ये बात करेंगे कि अद्वियात की कीमतें क्यों बढ़ी है, तो अब पाकिस्तान के अंदर इसका कोई खास फार्मूला नहीं है। ब्लड फुशार खून हो, अद्वियात हो, या साथ साथ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हों, दिल के अमराज की दवाइयों की तमाम दवाइयों के अंदर कमोबेश 500 से लेकर 1500, और बाद अद्वियात की कीमतों के अंदर तकरीबन 2 से 3 हज़ार का इजाफा किया गया। अगर हम बात करेंगे डायरिया के मर्ज के अंदर एक एंटीरोजर्मिना इस्तेमाल की जाती है, जिसकी कीमत तकरीबन 1295 रुपये थी, अब वो बढ़कर तकरीबन 3000 से तजावुज़ कर चुकी है। और इसके साथ साथ जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है ड्रैब की बनती है, और ड्रैब के साथ साथ ये जिम्मेदारी बनती है वफाकी वज़ीर नेशनल हेल्थ सर्विस का जो महकमा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अद्वियाती कीमतों को कंट्रोल करे। ताहम अमलन ड्रैब की जानिब से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 70 से 80 ऐसी अद्वियात थी कि जिनकी कीमतों के अंदर इजाफे की जिम्मेदारी दे दी गई थी कि मल्टीनेशनल कंपनियां आज खुद इन दवाओं की कीमत का तयन कर सकती हैं। जब सूरत हाल ये दरपेश हो जाए कि ड्रैब की जानिब से बाकायदा इजाज़त दी जाए
उन पाकिस्तान की मुकामी और मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाई कीमतों में इजाफा कर देती हैं, तो इजाफा कई सौ गुना बढ़ जाता है। और हालिया दिनों के अंदर ब्लड प्रेशर, ब्लड अमराज खून के साथ साथ डायरिया और इसके साथ साथ जो गुर्दों के अमराज हैं और इसके साथ साथ दीगर जो अद्वियात हैं, तो बाज़ अद्वियात ऐसी हैं, बाज़ सिरप ऐसे हैं जो कि सब मार्केट के अंदर दस्तियाब नहीं है, जो दस्तियाब है वो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से अगर बात की जाएगी तो ये माहिरीन सेहत ये कहते हैं कि ट्रैप और नेशनल वजारत सेहत के हुक्काम जो है अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के अंदर नाकाम नजर आते हैं। जो वजूहात हैं कीमतों की अद्वियाती बढ़ने की। जी अनवर हमें बता रहे थे कि क्या इस वक्त किया जा रहा है, और जहाँ पर एक्शन की बात आती है तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है, वो उस पर दोबारा जिम्मेदारी डालता है, लेकिन अवाम की दादरसी नहीं होती। सबको अपनी अपनी लड़ाई की फिक्र होती है। जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, अवाम किससे कहें, और कीमतों में जो इजाफा है, आई होप कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ अगर मुताल्लिक़ अदारे सुन रहे हैं तो अगर आपने कीमतें बढ़ाई दी हैं तो एटलीस्ट मेक श्योर बढ़ी हुई कीमतों की दवाएं जो हैं वो अवेलेबल भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी दवाएं अवेलेबल भी नहीं है। फिर मजीद महंगा करके ब्लैक में भी तो बेचना है। एब्सोल्युटली, यू हैव गॉट इट एब्सोल्युटली पिन पॉइंट राइट। अच्छा जी, अब हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें परेशान कुन तो शेयर कर दी हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहे हैं जो थोड़ी सी खुशगवार हैरत वाली है। सर आपको पता है कि आते आते जो क्लाइमेट चेंज के मामला हो रहे हैं, अब उसमें कई ज़्यादा जो है हमें फोकस करना पड़ता है कि हमारी ज़मीनें कितनी ज़्यादा बंजर हो रही हैं वाटर लॉगिंग की वजह से, सैलिनिटी की वजह से इतनी ज़्यादा। लेकिन अब उसमें इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी इनोवेशन, ऐसी जिद्दत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने किया है। और वो क्या किया है कि उन्होंने गंदम के बीज की एक ऐसी नई किस्म मुतारिफ करवाई है जो बंजर ज़मीन पे भी गंदम की बेहतरीन पैदावार जो है वो दे सकती है। क्या बात है, और कितनी ज़रूरत है अब इस तरह की इनोवेशन की। तो जी जाहिर है पाकिस्तान का एक वसी रकबा ऐसा है जो बंजर ज़मीन पर मुश्तमिल है, जिसमें किसी किस्म की कोई काश्त नहीं होती है। अगर ये बीज वहाँ पे बो दिया जाए तो यकीनन कुछ बेहतरी हो सकती है। तो इस नए बीज की दरियाफ्त के बाद ये जो वसी रकबा जो हमने आपको बताया, जो कि बंजर समझा जाता है, इस पर गंदम की पैदावार हासिल की जा सकेगी। और माहिरीन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो पेशरफ्त है ये पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब की दस्तक दे रहा है, और ये नया बीज ना सिर्फ बंजर ज़मीन पर गंदम पैदा करेगा बल्कि आम जो ज़राई ज़मीन है उस पर भी आम बीज के मुकाबले में ये 30 से बताया जा रहा है 20 से 30% ज़्यादा यहाँ पर पैदावार होगी। ज़बरदस्त हो जाएगा ये। तो इसी पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तर्जुमान शाहिद रियाज खान हमारे साथ बताए। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, और शाम रमज़ान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बड़ी ज़बरदस्त, हम तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन और उसकी बातें सुनते आए हैं, लेकिन ये हम अमली तौर पर अपने सामने होता देख भी रहे हैं। इस नए बीज के हवाले से हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिए, कैसे आपने इसको जो है वो फॉर्मुलेट किया है, क्या इसका पूरा प्रोसेस रहा, कैसे ये काम करेगा? जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमजान की बरकतें मुबारक हो। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करता हुआ चलूँ कि जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि बिल्कुल बंजर जमीन, होता ये कि शोर ज़दा जो जमीन होती है या कैलर वाली जो जमीन होती है या ज्यादा नमकियात वाली जो जमीन होती है उसमें कोई चीज उगाई नहीं जा सकती। यही हाल हमारे यहाँ आपको पता है ज्यादातर शोरज़दा जमीन ही है, सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी और बाकी मुल्क में भी। तो ये गंदम की वैरायटी नया जरखेज के नाम से है, जो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर नया टंडोजाम के साइंसदानों ने इस पर तहकीक की और इसको दरियाफ्त किया और इसको मंजूर करवाया। ये अप्रूव वैरायटी है। इसका ये फायदा है कि जहाँ पे गंदम या तो उगती नहीं थी नॉर्मल वाली, या अगर किसी वजह से मतलब अगर बहुत पैदावार भी देते तो 5-6 मन पर एकड़ पैदावार देती थी, सही। वहाँ पे ये जो वैरायटी है हमारी, ये जो बीज है इसके, अगर ये वहाँ पे काश्त की जाए तो 20 से 30 मन, और बाज़ औक़ात बहुत अच्छी अगर ज़मीन है, बेहतर ज़मीन है तो 40 मन तक मवाफ़िक़ हालात अगर हों तो 40 मन तक इस पे वो पैदावार देती है। अच्छा। तो गोया ये एक तरह से मैनी फोल्ड कर देती है पैदावार को, जहाँ पे उगी नहीं रहा कुछ। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इनकलाब है, लेकिन बिल्कुल बैरन जमीन की बात नहीं हो रही। देखिए, जिन जमीन की लेवल है, अगर हम पीएच के एतबार से देखें तो 8.5 जिनका पीएच लेवल है, वहां तक 7 के बाद दमकियात का लेवल शुरू हो जाता है। सही है। तो पीएच लेवल अगर 8.5 हो
तो वहां तक तो ये बहुत अच्छी पैदावार देता है। अच्छा, और तो हम फिर मजमूई अंदाजा हम क्या लगा रहे हैं, पैदावार कितनी बढ़ सकेगी? मौजूदा जो पाकिस्तान की पैदावार है उसको लगा के तखमीना क्या लगाया गया है? देखिए इसको आप अभी मैंने जिस तरह बताया है कि मेनी फोल्ड हो जाएगी। गोया अगर 6 या 10 मन पैदावार आप ले रहे थे 1 एकड़ पे, तो वो अगर 30 मन पे चली जाएगी तो 3 गुना तो हो गई ना। तो इस एतबार से देखा जाए तो बहुत ये अच्छा शगुन है पाकिस्तान के लिए, अगर काश्तकार, फार्मर्स और ग्रोवर्स। ये क्या ज्यादा कॉस्टली होगा जो किसानों को अगर प्रोवाइड किया जाए एज कम्पेयर टू एक आम बीज के मुकाबले में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉस्ट का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो मुख्तलिफ हमारे 4 तहकीकी मनाफिज हैं जो ज़रई शोबे में तहकीक कर रहे हैं, जहाँ साइंसदान दिन भर लगे रहते हैं इस तरह की तगदो करने में, जदोजहद करने में कि हम कौम को कोई नई चीज़ मुतारिफ करा के दें ताकि फसल में इजाफा हो, हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। आपको मालूम है आबादी के इजाफे के साथ हमें ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में चूँकि ज़राअत एक मेन स्टे है हमारा इकोनॉमी का, तो इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। हम इसके हवाले से 1962 में हमारा ये इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर कायम हुआ था और 2 इंस्टीट्यूट नायाब फैसलाबाद में न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी एंड निपजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फैसलाबाद में कायम हुए, और इसी तरह से नीफा पेशावर में। ये 4 इंस्टीट्यूट 150 से जायद ऐसी वैरायटी मुख्तलिफ अजनास की, जिसमें गंदम भी शामिल है, चावल भी है, गन्ना भी है और दीगर तमाम शामिल है। हाँ। इसकी वैरायटीज को मुतारिफ करा रहा है, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा होता, लेकिन कौम इस पर जो कुछ भी इस्तेमाल करी है, चाहे शुगर केन की फसल हो या चावल की हो, ये तमाम बीज इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी आपने पॉइंट आउट किया कि हो रहे हैं इस्तेमाल, और आगे भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत बेहतरी की गुंजाइश इससे होगी। थैंक यू सो मच। शाहिद रियाज खान साहब बता रहे थे और ये बात जो बताई जो कि काफी तसल्ली बख्श है कि ये आम बीज के मुकाबले में महंगे नहीं होंगे। किसानों का सबसे बड़ा मसला यही होता है। एब्सोल्युटली। और जो इन्होंने बात बताई कि सेम और थोड़ा ज़्यादा ज़मीन जो है उसको काबिल काश बनाया जाएगा, वंडरफुल इकदाम है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी पेक्युलर सी स्टोरी वो आपके साथ शेयर करनी है, और इस स्टोरी को पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि हम इस लेवल पे कब आएंगे, हम बतौर माशरा इस लेवल पे कब आएंगे। अच्छा, कहानी क्या है? कहानी है कि तुर्की है हमारा बरादर मुल्क, बड़ा ही खूबसूरत मुल्क। यहाँ पे कातिल की रिहाई के खिलाफ एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। बताएं, कातिल को रिहा कर देगा वो शिद्दत, लेकिन और ये किसका कातिल है ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। किसी इंसान के कातिल की रिहाई पर एहतजाज नहीं हो रहा है, बल्कि बिल्ली के कातिल की रिहाई पर तुर्की का शहर इस्तांबुल में ये एहतजाज किया जा रहा है। तो ये एहतजाज काफ़ी शिद्दत भी इख्तियार किया गया, यहाँ तक कि तुर्क सदर को इस मामले में मुदाखलत करना पड़ी और अदालत को मुजरिम के खिलाफ अब बाकायदा दोबारा मुकदमा चलाकर उसे सज़ा सुनानी पड़ी। टर्क्स अपने जो न सिर्फ पेट्स बल्कि जो उनके स्ट्रेज हैं उनको बहुत सीरियस लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जो कि मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा वो ये कि आया सोफिया हो या ब्लू मॉस्क हो, दौरान नमाज यहाँ पे जो बिल्लियाँ हैं वो घूमती रहती हैं। नमाजी जो है वो सजदा भी कर रहे होते हैं, बिल्ली अगर सामने जा रही होती है रुक जाते हैं। वो अपने स्ट्रे डॉग्स हों या स्ट्रे कैट्स हैं, वो इतना ज़बरदस्त उनके साथ रवैया रखते हैं। और कुत्ते जितने भी हैं स्ट्रेस, उनको तो बाकायदा पूरे तुर्कियों में वो टैग करके रखते हैं। बल्दिया जो है उनको खाना भी प्रोवाइड करती है, उनको उनकी जो है वो वैक्सीनेशन भी करती है। ये हुकूमती सतह पर जब ऐसा हो रहा है, और अगर हम अपने मुल्क में बिल्लियों की हालत ज़ार या जो पेट के साथ सलूक किया जाता है वो अगर हम देखें तो कितना, ये देखें जी, पिंजरे में कैद जानवर, वो जानवर जो आज़ाद फिर, और उसकी फिर हालत भी आप चेक करें, कहीं से नहीं लग रहा, इसकी शक्ल से लग रहा है कि कितना ज़्यादा ये बीमार है और वीक है, डिप्रेस है। मतलब क्यों हम एक जानदार चीज़ को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं? क्यों फिर पालने की ज़रूरत है? क्यों आप लेकर आए जब आप उसका ख्याल नहीं रख सकते? आप इसकी हालत देखें, मतलब कितने अरसे तक देखें आप कैसे, कितने अरसे तक तो एम्प्रेस मार्केट के पीछे वाली जो मार्केट है उसमें ये कारोबार धड़ल्ले से होता था, धड़ल्ले से। और ये तो सिर्फ बिल्लियों की हम हालत ज़ार बता रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मजीद जो फैंसी पेट्स होते, फैंसी मुर्गियाँ और तोते और इस तरह की चीज़ें, तो और बाज, शिकरे, एब्सोल्युटली। तो ये हम, मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि आई वंडर हम उस लेवल तक कब पहुंचेंगे, इंसानियत के उस लेवल पर कहां तक पहुंचेंगे। और आप सोचें हमारे यहाँ कितनी सीसीटीवी फुटेजेस हम रोजाना की बुनियाद पे बता रहे होते हैं ना जी, फला वाकये की सीसीटीवी फुटेज आ गई, एक्शन नहीं होता। ये जो बंदा पकड़ा गया है ना तुर्किया में, इसका नाम इब्राहिम है,
इसकी सीसीटीवी फुटेज मिली थी। ये बिल्ली को लाते मार रहा था जिससे उस बिल्ली की हलाकत हो गई और इसको सिक्योरिटी कैमरा ने नष्ट कर लिया और यही इसकी फिर गिरफ्तारी की वजह भी बना। एब्सोल्युटली। तो हम अभी सोचते हैं कि हम इस लेवल पे कब तक पहुंचेंगे, तब तक आप ब्रेक लें, आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि शाम रमज़ान में हमारा आपका ये सफ़र जो है जारी है, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर भी आते हैं और साथ ही कुछ खबरें भी हैं, कुछ अपडेट्स भी हैं जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो एहतसाब अदालत अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। CFO अलकादिर ट्रस्ट ने कहा ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी PTI उनकी अहलिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। तो फरूख एजाज हमारे नुमाइंदे मजीद इस समाअत की डिटेल बता रहे हैं। जी फरूख आवाज़ आ रही है तो बताइएगा। फरूख से रब्ता हम करेंगे। तो अब आपको समाअत का अहवाल आगे मजीद बता देते हैं कि दोनों ट्रस्ट की ज़मीन और असासों के बेनिफिशरी नहीं हैं और ना ही अलकादिर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल है। ये दुरुस्त है कि इन्होंने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के फैसलों से कोई इख्तिलाफ नहीं किया। ज़मीन अलकादिर यूनिवर्सिटी के क़याम के मकसद के लिए थी और मुलाजमीन की हायरिंग और फायरिंग में भी बानी PTI और अहलिया का कोई अमल दखल नहीं था। जी फरूख बताइए इस खबर की डिटेल। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ये समाअत की। आज की समाअत के दौरान जो अलकादिर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे जाहिद हनीफ उन पर जिरा मुकम्मल की गई है और इसके साथ ही साथ एक मजीद गवाह का बयान भी कलमबंद किया गया है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने अपने बयान में ये बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं। उन्होंने ये बताया कि अलकादिर ट्रस्ट के मुलाजमीन की हायरिंग और फायरिंग में बानी PTI और बुशरा बीबी का कोई अमल दखल नहीं है। CFO ने यह भी बताया कि यह दुरुस्त है कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के फैसलों से कभी कोई इख्तिलाफ नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि यह भी दुरुस्त है कि ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। इसके अलावा जाहिद हनीफ का ये भी बताना था जिरा के दौरान कि यह दुरुस्त है कि ट्रस्ट की जमीन अलकादिर यूनिवर्सिटी के क़याम के मकसद के लिए थी और रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रस्ट के तमाम असासे ट्रस्ट के मुफाद के लिए हैं। उन्होंने ये बताया कि यह दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों से ट्रस्टी कोई फायदा नहीं ले सकता, जबकि ट्रस्टी का रिश्तेदार या मुलाजिम भी ट्रस्ट के असासों से कोई फायदा नहीं ले सकता। जाहिद हनीफ ने यह भी बताया कि ट्रस्टी ट्रस्ट की जमीन को मुस्तकबिल में भी अपने जाती इस्तेमाल में नहीं ला सकते। उन्होंने बताया कि यह भी दुरुस्त है कि बानी PTI और बुशरा बीबी ट्रस्ट की जमीन और असासों के बेनिफिशरी नहीं है। फारूक थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो हम एक स्पोर्ट्स की तो बात कर चुके हैं, अब हम एक यूनिक स्पोर्ट आपके सामने लाने वाले हैं। एक ऐसा स्पोर्ट जो कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो पूरी दुनिया में कर रहा है। हम बात करते हैं जीप रैलीज की, डर्ट बाइक रैली की। तो बड़ा ज़बरदस्त होता है हमारे यहाँ, गवादर से लेके कराची में जो है वो गिटानी तक और ऊपर सफरंगा जो जीप रैली होती है वो बड़ी मशहूर है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन आज हम जीप रैली या डर्ट बाइक रैली की बात नहीं कर रहे, आज बहुत मुनफरिद रैली है। अच्छा। और वो है ट्रक रैली। ट्रक रैली मतलब सोचे कि ऑलरेडी जीप को हम देखते हुए इतने शजदा रह जाते हैं कि ये कैसे मूव करते होंगे। ट्रक तो मतलब कमाल ही है और ट्रक की मूवमेंट मैंने ट्रक कैटेगरी I've seen for the और ट्रक जाहिर है हर किसी के चलाने में का बस उनके बस का काम भी नहीं है। और काफी ये हैवी किस्म के मुझे ट्रक लग रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब जी इसमें क्या डिफरेंस होता है इसमें और एक आम जीप में, और ख़ास तौर पे जो पायनियर हैं इसके, आज उनको हमने शो में मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ट्रक कैटेगरी में चोलिस्तान रैली जीतने वाले अहमद शाह मोचा खेल साहब। तो अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ट्रक जो है उसको इस स्पोर्ट में इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा आपके सर जाता है, क्या थॉट प्रोसेस था, आइडिया कहाँ से आया, क्या दुनिया में कहीं और ये हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ अरबियन न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस 2021 में डेरेजात एक रैली हुई थी जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम ट्रक इंट्रोड्यूस कराया था। फिर इस काविश को मद्देनजर रखते हुए TTCP पंजाब ने एक कैटेगरी बनी। 2023 में चोलिस्तान एक रैली होती है पाकिस्तान में नेशनल लेवल की, जिसको हम मतलब ऑल रैलीज बोलते हैं, सबसे बड़ी रैली है। अच्छा। फिर उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया। कराची से गजनफर भाई सकीर मलिक साहब, उनको हमने दावत दी, उन्होंने अपने ट्रक्स रेडी किए और हमने एक रेस किया। और 2024 में फिर दोबारा इंशाल्लाह दोबारा हमने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने मुझे इज्जत दी।
अच्छा। ट्रक चूंकि एक लोगों के लिए एक आम चीज नहीं है। डकार एक रैली होती है जो दुनिया में सबसे बड़ी रैली मानी जाती है ऑफ रोड के हवाले से, तो उसमें ट्रक्स भी होते हैं, जीप्स के साथ बाइक, डर्ट बाइक, स्पॉट बाइक, सब ट्रक्स भी होते हैं। तो आइडिया वहां से लिया और वहीं से फिर क्या कहते हैं 2021 खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट टाइम एक रैली हुई थी नेशनल लेवल की, तो उसमें फिर अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया और जो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, ये बड़े डिफरेंट किस्म के ट्रक लग रहे हैं। हमारे जहनों में जो ट्रक है ना, वो जो एक बिल्कुल ही लारी अड्डे पे खड़े होते हैं, उस तरह के हमारे जहनों में ट्रक है, बट दे आर ब्यूटीफुल। इनके तो फिर जाहिर है इनकी तैयारी का भी एक मराहिल होते होंगे, इनके पार्ट्स मिलना मुश्किल होता होगा, इनको बड़ा मॉडिफाई किया जाता होगा। तो ये मरहला कितने अरसे में पूरा होता है, ये तैयारी कैसे होती है? नहीं मोहतरमा, बात ऐसी है कि ये ट्रक जो है ये 4x4 ट्रक है। ओके। ये वो आम ट्रक नहीं आपके जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्रॉपर एक्सट्रीम वेदर के लिए डिजाइन होते हैं ये ट्रक। आपके पूरी दुनिया में एज अ कैंपर भी यूज होते हैं, आपके स्नो में, मड में, आपके वाटर क्रॉसिंग में, मल्टीपल ये मतलब बहुत सारी चीजें जिसमें ये यूज होते हैं, वो आम ट्रक नहीं है। तो इसके खामखा एक नायाब चीज है, इसके पास भी महंगे हैं, इसके बनाने वाली भी ऐसे नायाब है, इसको चलाने वाली भी नायाब है, तो सारी चीजें नायाब है। तो बस हम चला रहे हैं, ये चीजें शौक भी होती है और ये पैशन के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, तो पैशन से इसके साथ चला रहे हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह मजा भी आ रहा है। अच्छा अहमद साहब, कुछ एक्सपीरियंस तो रहा कुछ कवर करने का, फ्रॉम सफरंगा टू गवादर रैली, तो अब सिर्फ जीप को देखते हम इतना फैंटेसाइज हो जाते हैं, लेकिन जब एक बार कोई आम आदमी उस जीप में बैठता है और जब चलाते तो उसके तो भाई उसकी जो रूज है उसी वक्त फना हो जाती है। हेड्स ऑफ टू यू कि जिस तरह आप लोग उसको हैंडल करते हैं ना। तो क्वेश्चन है कि एक जो जीप होती है जो कि हम डेजर्ट रैली में देखते हैं, उसमें और आपके ट्रक को ज्यादा हैंडल करना क्या आसान है? वैसे दोनों ही मुश्किल है, वो भी सहरा में। हाँ वो भी सहरा में, तो विच इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल? असल में फैसल भाई, हमारी जो नॉर्मल जो 4x4 होती है जो कि सहरा में भागती है, वो 1 से लेकर 1.5 पौने 2 टन तक गाड़ी होती है। मेरी जो गाड़ी है ये अराउंड 7 टन है, तो 7 टन गाड़ी को सहरा में लेके जाना, उसको ड्राइव करना, वो भी रेसिंग मोड में, ये आसान काम नहीं है। लेकिन इसके लिए बस जुनून का होना जरूरी है, और जब जुनून है आपने और शौक है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। और इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी ताकत दी है जी, अशरफुल मखलूक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इफ देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। अच्छा, और फिर अब जाहिर है आप हमें ये भी बता दें कि अगर कोई आना चाहता है, इस रेस ड्राइविंग का हिस्सा बनना चाहता है, नौजवान कोई पैशनेट हो, वो क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें? कोई देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है यार। हमने भी ये 10 साल तो अपने जो जितने हमारे सीनियर्स हैं उनको देखा है, तो उनसे सीखा है, और जब मौका मिला, वसाइल आए तो खुद भी पार्टिसिपेट किया। और ये इसी तरह होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। गवर्नमेंट की तरफ से तो पाकिस्तान में आपको ऐसी सपोर्ट मोटर स्पोर्ट्स को अभी तक है नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आपने जो करना है खुद ही करना है, जिस तरह हम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात गवर्नमेंट को और ऑफिशियल्स को और जितने हमारे प्राइवेट सेक्टर है इनको जो हथियारान है उनको भी कि आए और उस मोटर स्पोर्ट को आप स्पॉन्सर करें, इनको बैकअप दें। बहुत सारे जवान जो कि शौक रखते हैं और वो शौक उनका जो है ना वो अंदर मर रहा है, तो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये स्पोर्ट बड़ा महंगा है, ये पैसों के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो हम भी इसी तरह कर रहे हैं, 18-20 साल से करते आ रहे हैं जी, और आगे भी जब तक इंशाल्लाह दम में तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। अपना भी शौक पूरा कर रहे हैं, और कोशिश यही होती है कि अपने स्पोर्ट्स के थ्रू, अपने इस जीप के थ्रू अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू सो मच अहमद साहब हमारे साथ थे। और देखें जी क्या जबरदस्त, पाकिस्तान में ये कमी नहीं, लेकिन वही बात आती है हर उस खेल को जिसको फैसिलिटेट किया जाए, स्पॉन्सर्स मिले, वो मजीद आगे बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के पास हाजिर होंगे तो आपसे मजीद भी स्टोरीज शेयर करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम देखते हैं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ख़ास एहतमाम होता है। टेलीविज़न हो, रेडियो हो, रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं। तो जब रमज़ान पाकिस्तान में आते हैं तो हमें रमज़ान से ही जुड़ी, रमज़ान ट्रांसमिशन से ही जुड़ी कुछ बड़ी शख्सियात ऐसी याद आती हैं जो अब हमें
नहीं रहे और जिन्होंने कई सालों तक लोगों को अपने काम से ना सिर्फ एंटरटेन किया, लोगों में इंफॉर्मेशन और तालीम और इल्म का इजाफा भी किया। और ये बात बहुत ही मुसद्दिक़ा मैं कह सकता हूँ कि ना सिर्फ अपने काम से बल्कि अपनी शख्सियत से इतना मुतासर किया कि हमारे जहन में उनके अनमिट नकूश हैं। वो कौन शख्सियात हैं? आमिर लियाकत हुसैन, डॉक्टर आमिर, जुनैद जमशेद और अमजद साबरी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल, वजह कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जब वो इस दुनिया में हमारे दरमियान नहीं रहती तो वाकई उनका खला, उनकी जगह कोई पूर्ण नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब एक अहम खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे लईक़ रहमान से। जी लईक़, आगाह कीजिए। जी फैसल, शुमाली वज़ीरिस्तान में आज होने वाले दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, हवालदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद आज दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए शहीद हुए। उनकी नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। शुहदा को उनके आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। GOC मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम ने नमाज जनाजा में शिरकत की, जबकि तर्जुमान ने इस अज़्म का एक बार फिर अदा किया कि पाक फौज वतन अजीज के दिफा के लिए खून के आखिरी कतरे तक अपनी जानों का नजराना पेश करती रहेगी। जी फैसल। लईक़ रहमान, आप अपडेट कर रहे थे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद बदर की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई है। हवालदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। चलें जी, और साथ ही अब हम आपको बता दें कि कराची, हम यूँ तो अमन अमान के हवाले से बात करते हैं, लेकिन ये दिल वालों का शहर है और यहाँ पर रमज़ान की कोई शहर और सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पे लोगों को इफ्तार ना कराया जाता हो। तो ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ है। हम जब रास्तों से गुजर के घर जा रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि बाकी लोग कितना सवाब समेटते हैं ऐसा करके। बिल्कुल, चाहे वो शारा फैसल हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, या फिर कराची का ओल्ड सिटी एरिया हो, या फिर नए इलाके या फिर पॉश इलाके हो, ये एहतमाम सिर्फ पहले तो इफ्तार में हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि सहरी में भी बड़ा एहतमाम किया जाता है। लोग जो है जोक दर जोक पहुँच रहे होते हैं। हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनके दस्तरखानों को और वसी से और अच्छी बात यह है कि अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी वाला खाना इसमें सर्व किया जाता है। तो इसी तरह लोगों का ख्याल रखें, शेयरिंग इज केयरिंग, अपना भी ख्याल रखें हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।